बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर 1760 जो वैकेंसी आई है ना, उसमें मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे कि सर कितनी मेरिट रहेगी, क्या रहेगी, तो मैंने बोला था कि 70, 75, 80 तक आप 85 तक आप जाते हैं, क्योंकि देखिए हमको टॉप का देखना है। ऐसे तो आप 50-60 पे चले जाइए, आपका हो जाएगा। कल का क्या पता है, लेकिन आपको टॉप का देखना है, क्योंकि आपको नौकरी लेनी है। तो कमेंट्स कर रहे थे कि आप तो 100 में से 100 बता दीजिएगा, मैं 10 में से 20 बता दूंगा, 20 या 30 पे निकाल दूंगा तो आपको नींद आ जाएगी ना अच्छी से। भाई साहब मेरा काम है रियलिटी दिखाना, और आने वाले टाइम में आप देख लेंगे कि इसकी कट ऑफ कितनी जाएगी और आपको किस लेवल की मेहनत करनी पड़ेगी। मेरा मोटिवेशन, मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है। मैं आपको सही बात दिखाता हूँ, बताने को तो मैं 40-50 बता दूंगा, आप खुश हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। मॉक टेस्ट लेके आए हैं हम आपका कंप्यूटर का। अगर आप 20 में से कितने क्वेश्चन आपके, क्योंकि देखिए इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है, क्लियर एप्टीट्यूड आप कर ले जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, रीजनिंग आप कर ले जाएंगे, मैथ भी इतना हार्ड नहीं आएगा। मैंने इससे पहले वाली वीडियो में डिटेल से बताया था कि मैथ में क्या क्या टॉपिक है, क्या क्या कुछ है, उसका मैं अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा। मॉक टेस्ट ले आएंगे, लेकिन काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे कि क्लियर एप्टीट्यूड पर भी ले आइए। क्लियर एप्टीट्यूड की पीडीएफ पीपीटी मैंने तैयार कर रखी है, लेकिन उसमें वही थे कि आप किस तरह से अरेंज करना है, समझ रहे, एड्रेस वैड्रेस, मतलब कुल मिला के पिछले जब आप हिस्ट्री देखेंगे ना, तो कहीं ना कहीं रीजनिंग की टच आपको वहां पर आएगी। आप कहेंगे तो मैं उसका एक अलग से वीडियो बना दूंगा। क्या आपको अलग अलग सब्जेक्ट वाइज आपको चाहिए अगर मॉक टेस्ट, तो मैं उसका अलग अलग बना दूंगा। और मैं डेली सोच रहा हूँ कि एक मॉक आपका, एक कंसर्न सब्जेक्ट को लेकर मॉक आपका होना चाहिए, जिससे कि जैसे दूसरे प्लेटफॉर्म पे तो आप दे रहे हैं, सबका अपना सोचने का तरीका होता है। मैंने देखा है बहुत नज़दीक से, मुझे पता है कि किस तरह से सिलेक्शन लेना है, किस तरह से क्या रणनीति रहनी चाहिए। तो इस वीडियो में आपके लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन लेके आया हूं। एक मैं लेके आना चाह रहा हूं टॉप 100 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के, जो कि सारा कुछ कवर कर लेगा। चलिए पहले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए एमएस वर्ड 365 में Ctrl+E किसके कीबोर्ड शॉर्टकट है। मतलब एमएस वर्ड में Ctrl+E किसकी शॉर्टकट की है, आपको इसका आंसर देना है। पहला है आपको सेलेक्टेड टेक्स्ट को जस्टिफाई करें, सेलेक्टेड टेक्स्ट को केंद्र में अलाइन करें, या सेलेक्टेड टेक्स्ट को दाएं अलाइन करें। इसमें से आपको कौन सा राइट आंसर है वो आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका Ctrl+E किस लिए होता है, देखिए सेलेक्टेड टेक्स्ट को केंद्र में जस्टिफाई करने के लिए, अलाइन करने के लिए ये बनाया जाता है Ctrl+E किसके लिए होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है 2 है आपका, ये आपका सही हो जाता है। ये वाली जो है दाएं राइट, ये एक L होता है, Ctrl+R होता है और Ctrl+E होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सेलेक्टेड टेक्स्ट को केंद्र में अलाइन करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। क्या डिटेल है देखिए इसके शॉर्ट ट्रिक्स, जो दूसरे शॉर्टकट है वो भी मैं बता देता हूँ। Ctrl+Y का होता है अंडू, री अंडू, एक होता है Ctrl+Z, ठीक है, एक होता है Ctrl+Z, उसका होता है अंडू। जैसे आपने कुछ लिख दिया, आपने राम लिख दिया या आपने पंकज लिख दिया, आपको लगता है यार ये गलत हो गया, Ctrl+Z जब प्रेस करेंगे तो ये सारा मिट जाएगा, लेकिन Ctrl+Y जब आप प्रेस करेंगे, Ctrl+Y से वो सारा का सारा वापस आ जाता है, री अंडू हो जाता है। Ctrl+Z आपका अंडू का हो जाता है, Ctrl+Y री अंडू हो जाता है। अंडू का अर्थ है पिछली क्रिया या माप के प्रभाव या परिणाम को रद्द कर देना। मतलब जो आपने टाइप किया, री अंडू कर दिया, तो जितना भी आपने लिखा है वो सारा का सारा बैक हो जाएगा। री अंडू का मतलब है कुछ फिर से या अलग तरीके से करना। टेक्स्ट सेंटर अलाइन करने के लिए Ctrl+E का प्रयोग करते हैं। आगे एडिशनल जो है आपका Ctrl+X, एक होता है इसमें Ctrl+X, इसका क्या मतलब होता है, इससे आप कट कर देते हैं किसी भी चीज को। Ctrl+X जब आप करते हैं तो वहां से वो सामग्री जितनी भी आपने सेलेक्ट किए वो वहां से कट हो जाएगा। एक होता है Ctrl+C, ये कॉपी हो गया। Ctrl+B ये पेस्ट का होता है। तो Ctrl+C आपका क्या होता है, कॉपी हो जाएगा। क्लिपबोर्ड की सामग्री पेस्ट करने के लिए Ctrl+B होता है। फ़ॉन्ट का आकार, मतलब आपने मान लीजिएगा R लिखा है, इसका फ़ॉन्ट का आकार छोटा, इसको बड़ा करना है तो कंट्रोल और जो ये कॉलम होता है इसको आप प्रेस करेंगे तो ये छोटा होता चला जाएगा। कंट्रोल और ये आप प्रेस करेंगे तो ये बड़ा होता चला जाएगा इसका साइज। टेक्स्ट को लेफ्ट अलाइन करने के लिए Ctrl+L का प्रयोग करते हैं। तो ये कुछ होट की होती है जिसके कि आप अपने जो शॉर्टकट की बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कई बार आई भी हैं। यहां पर Ctrl+L जो होता है, Ctrl+R,
L, इनका भी देख लेना। एक होता है F, F1 से क्या होता है, F2 से क्या होता है, F3 से क्या होता है, F7 से क्या होता है, कमेंट्स में बताइए। F7 से क्या होता है, F7 से होता है आपका स्पेलिंग चेक होती हैं, बहुत सारी चीज़ें तो शॉर्टकट की हैं, उनको आप जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल से इसके बारे में बात करेंगे। तो आगे चलते हैं, दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। ईमेल के संदर्भ में BCC का पूर्ण रूप क्या है? BCC का पूर्ण रूप क्या है? एक होता है कार्बन कॉपी, एक CC करते हैं, जैसा हम मेल करते हैं ना तो CC करते हैं। एक मेल मैंने लिखा, मान लीजिएगा मैंने मैं B हूं तो B ने A को मेल किया, लेकिन उसकी जो CC होती है, एक होता है CC, एक होता है BCC, ठीक है। ये मेन मेल है, ये मेल है, फर्स्ट वन, ये सेकंड वन है और ये थर्ड वन है। क्या मतलब होता है एक बार देख लेते हैं। ब्लाइंड कॉन्फिडेंशियल कॉपी, दूसरा बेसिक कॉपी केस, तीसरा है ब्लाइंड कार्बन कॉपी और चौथा है ब्लाइंड कॉपी कोड। आप बताएंगे इसमें से कौन सा आपका राइट आंसर है, कमेंट्स कीजिएगा। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। जी हाँ, ब्लाइंड कार्बन कॉपी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्लाइंड कार्बन कॉपी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ब्लाइंड कार्बन कॉपी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब मैं क्या समझा रहा था, देखिए एक तो होती है मेन मेल, ठीक है, एक होता है दूसरे बंदे को तो CC होता है, कार्बन कॉपी हो जाता है। कि ब्लाइंड मेल का जो BB का मतलब है, जो ये BC है, इसमें क्या होता है कि हम मान लीजिएगा कि मैं कुछ मेल करता हूं आपको और उसकी जानकारी मैं तीसरे आदमी को देना चाहता हूं, मतलब आपके पापा को देना चाहता हूं। मैं एक स्कूल में पढ़ाता हूं, आपको मैंने मेल किया कि भाई आप सुधर जाओ, आप लड़कीबाजी कर रहे हो, आपका ध्यान जो है पढ़ाई में नहीं है। उसकी कॉपी एक मैं आपके पापा को दे दूंगा, लेकिन ये BCC जो हम करते हैं तो आपको जानकारी नहीं होगी कि मैंने वो मेल जो है आपके पापा को भी की है। कार्बन कॉपी का पता चल जाता है, लेकिन ये BCC का जो था, BCC वाली जो कॉपी होती है, जो मेल करते हैं, तो आपको नहीं पता चलेगा कि मैंने आपके पापा को भी मेल कर दी। जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं, बड़े बड़ी कंपनियां होते हैं, उसमें यही सब कुछ होता है कि मैं नीचे वालों को मेल कर देता हूं और अपने हेड को भी बताना होता है कि भाई हमने इन बंदों को मेल कर दी है, और नीचे वाले बंदों को किसी को पता नहीं चलता कि ये मेल उसको भी गई है। तो BCC यही चीज है। इसके साथ साथ मैंने बताया था एक और होता है CC, कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी क्या होता है, जब सेंडर किसी रिसेप्ट का ईमेल एड्रेस CC फील्ड में जोड़ता है तो उस व्यक्ति को पहले रिसेप्शन की तरह ही ईमेल की एक कॉपी प्राप्त होती है। जैसे मैंने बताया, A है, ये B, ये C, ये जब इसको मेल करेगा और यहाँ पे CC कर देगा तो इसको भी मेल जाएगी और इसको भी सेम टू सेम कार्बन कॉपी की तरह मेल चली जाएगी। लेकिन जब यहाँ D को हम करते हैं और इसको BCC कर देते हैं तो किसी इन दोनों को पता नहीं चलेगा कि D को भी मेल की गई है, ठीक है। हालांकि ईमेल प्राप्त करने वाला हर व्यक्ति यह देख सकता है कि और किसी कॉपी भेजी गई है जो सभी को सूचित रखने के लिए या ग्रुप ईमेल के लिए प्रयोग हो सकती है, जहां सभी रिसेप्शन को यह जानना है कि और कौन शामिल है। मतलब इन CC करते हैं तो सभी को पता चलेगा, BCC में और किसी को पता नहीं चलेगा। यही सब है। इसकी मैं PDF जो है, इसकी PDF मैं टेलीग्राम के ग्रुप में डाल दूंगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इसको अगर आपको दोबारा पढ़ना है, नोट्स बनाने हैं, तो वहां से आप पढ़ सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। तो टेलीग्राम का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसको आप ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पहचाने कि MS वर्ड 2010 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है। पहला है आपका, नए दस्तावेज बनाते समय एक टेम्पलेट का चयन किया जा सकता है। दूसरा है ऑप्शन, किसी डॉक्यूमेंट्स के अंत तक जाने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट Shift+End। देखिए मैंने बोला था कि शॉर्टकट की भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 से 2 नंबर की यहाँ फंस जाएगी। तो आपको बताना है, ये दो आपके ऑप्शन हो गए, 2 पॉइंट हो गए, उसमें बताना है पहला असत्य है, दूसरा भी असत्य है, पहला सत्य है, दूसरा सत्य है, पहला सत्य है, दूसरा असत्य है, पहला असत्य है, दूसरा सत्य है। तो ये 4 ऑप्शन है आपके। आपको बताना है कि ये जो आपका कथन है उसमें से ये इनमें से कौन सा सही है, पहला वाला सही है या सेकंड सही है, इन्हीं के हिसाब से आपको बताना है। नीचे आपके ऑप्शन है, आप कमेंट्स करके बताएंगे कि आपके ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ उसमें से कितने सही गए हैं और इनका किस तरह से ये
पहले का कौन सा है, दूसरे का कौन सा, हैंड टू हैंड लिखते चले जाइए, जिससे कि आपको भी पता चले और हमें भी आइडिया हो कि किस बच्चे के कितने मार्क्स हैं और किस लेवल की अब और तैयारी करनी है और क्वेश्चन किस तरह के लाने हैं। ये तो बच्चे कर पा रहे हैं, अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन में लेके आया आप कर ही नहीं पाए तो फिर क्या मतलब है क्वेश्चनों का। जब आप अपने कमेंट्स डालेंगे वहां पर बताएंगे कि भाई मेरे 20 में से 5 आए, 20 में से 17 आए, 20 में से 18, 20 में से 20 आए, तो मैं उसी तरह से लेवल जो है उसका बढ़ाता चला जाऊंगा। इसमें से बताइए क्या होता है। तो देखिए शिफ्ट प्लस एंड का जो पेज है आप मान लीजिएगा यहां पर है, ये पेज है, आपको यहां तक जाना है, तो क्या आप शिफ्ट प्लस एंड के थ्रू यहां पर पहुंच जाएंगे? नहीं पहुंचेंगे, वो कंट्रोल प्लस ई होता है, कंट्रोल प्लस एंड होता है। तो इसका मतलब ये जो है ये गलत है, पहला वाला जो है ऑप्शन वो सही है, तो पहला वाला सही है, दूसरा गलत। ये ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो शॉर्टकट की है ये कंट्रोल प्लस एंड, ये इसका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं इसका डिटेल से। इसके साथ साथ मैं शॉर्टकट की के बारे में बता रहा था। देखिए कंट्रोल ए क्या होता है, पृष्ठ की सभी सामग्रियों का चयन करना। कंट्रोल ए, जब कंट्रोल ए प्लस ए करते हैं तो इससे क्या है सभी टेक्स्ट जो है वो सेलेक्ट हो जाते हैं। कंट्रोल सी से कॉपी हो जाएगा, कंट्रोल बी से क्या हो जाएगा, टेक्स्ट पेस्ट हो जाएगा। कंट्रोल एक्स से कट हो जाएगा, कंट्रोल एस से सेव हो जाएगा, कंट्रोल पी से डॉक्यूमेंट्स प्रिंट हो जाएगा। कंट्रोल एफ से वर्तमान डॉक्यूमेंट्स में एक शब्द ढूंढें, अगर ढूंढना हो तो कंट्रोल एफ कीजिए, डॉक्यूमेंट्स में एक शब्द आप ढूंढ पाएंगे। कंट्रोल बी से बोल्ड हो जाएगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल से टेक्स्ट पर बुलेट लागू करना होता है। शिफ्ट, ये देखिएगा सब कुछ आपको यहाँ पर दिया है, ये इंपोर्टेंट आपके शॉर्टकट की हैं, उनको आप जरूर पढ़ लीजिएगा। कंट्रोल आई से क्या होता है, आप मुझे बताएंगे कि कंट्रोल प्लस आई से क्या होता है, कमेंट्स करके बताइएगा कंट्रोल प्लस आई से क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए ये दिया है संक्षिप्त रूप का उनके पूर्ण रूप से मिलान कीजिए। मतलब ये URL IP HTTP BPN, इसके सामने आपको मिलान करना है कि पहले का चौथा होगा, B का पहला होगा, C का दूसरा होगा, D का तीसरा होगा। BSF हेड कांस्टेबल की तैयारी करते हैं तो ये क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है और आपको करके जाना होगा, आपको पता चलना चाहिए कि भाई आप कितने पानी में हैं। तो बताइए कि क्या किस तरह से ये रहने वाला है। ये आपके ऑप्शन हैं, ये आपके ऑप्शन हो गए 4, आपको बताना इनमें से कौन सा सही है, जल्दी बताइए। इसके साथ लिंक कीजिए कि किस तरह से क्या रहने वाला है। चलिए देखिए URL IP इंटरनेट प्रोटोकॉल, दूसरे का तो ये हो जाएगा, ठीक है। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका यही रहेगा। उसके बाद BPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ये हो गया। URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये रहने वाला है। तो पहले का हो गया चौथा, पहले का चौथा सभी में है, दूसरे का हो गया पहला, दूसरे का हो गया पहला, इन दोनों में है। उसके बाद तीसरे का हो गया तीसरा, और दूसरे का, उसके बाद D का हो जाएगा दूसरा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 जो है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए URL क्या होता है, URL क्या होता है, आप इसकी फुल फॉर्म यहाँ पर आप देख सकते हैं। URL की यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसकी कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। IP का क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल है। HTTP का क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। उसका BPN का क्या है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है, ठीक है। ये आप नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये शॉर्टकट की हैं। URL क्या होता है, URL का तात्पर्य यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर से है। यह इंटरनेट का संसाधनों तक पहुंचाने के लिए उपयोग किए जाने वाला पता है। उदाहरणतः ये आपका URL जो होता है वेब पते शामिल होते हैं, इसमें आपका वेब पते शामिल होते हैं। IP एड्रेस होता है ना, किसी भी कंप्यूटर को, नेट को, इंटरनेट को इसे यूज करते हैं तो उसका एक IP एड्रेस होता है, उसी से जितने भी कांड होते हैं वो उसी IP एड्रेस से ही पकड़े जाते हैं। IP एड्रेस का जो तात्पर्य होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। यह इंटरनेट या स्थानीय नेटवर्क पर भेजे जाने वाले डाटा के प्रारूप को नियंत्रित करने वाले नियमों का एक समूह है। IP पते नेटवर्क पर उपकरणों के लिए विशिष्ट पहचान करता है
उसके बाद आगे करते हैं HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या है? यह इंटरनेट पर वेब पेजों को प्रसारित करने के लिए उपयोग किए जाने वाला प्रोटोकॉल है। HTTP वर्ल्ड वाइड वेब के लिए डेटा संचार का आधार है। WW वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। उसके बाद VPN क्या है? VPN लगा के आप बहुत सारी जो अनऑथराइज एक्टिविटी है वो यहीं से होती है VPN से। VPN क्या है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। VPN एक निजी नेटवर्क का सार्वजनिक नेटवर्क पर विस्तारित करता है जिससे उपयोगकर्ता का डेटा भेजने और प्राप्त करने की सुविधा मिलती है, जैसे कि उनके डिवाइस सीधे निजी नेटवर्क से जुड़े हो। यह अधिक सुरक्षा और गोपनीयता प्रदान करता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 में डॉक्यूमेंट या सेलेक्टेड टेक्स्ट में स्पेलिंग और ग्रामर की जांच करने के लिए निम्न में से कौन सी शॉर्टकट की एडिट टास्क पैनल प्रदर्शित करती है? आपको बताना है कि MS वर्ड में आपको जो स्पेलिंग एरर है, स्पेलिंग एरर किस तरह से चेक करते हैं उसका आपको आंसर देना है। इसमें से बताइए कि आप स्पेलिंग चेक करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे? F7 है, F1 है, F10 है, F2 है। ये बताइए आप इनमें से कौन सी शॉर्टकट की आप यहां पर यूज करने वाले हैं, जल्दी बताइएगा। इसका जो होगा F7, जी हाँ, F7 से आप इसको यूज कर सकते हैं। F7 से क्या होता है? स्पेलिंग जो भी डिटेल होगी वो वहां से हम सर्च करते हैं। देखिए इसमें कुछ लिखा है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 में एडिट टेक्स्ट पैन प्रदर्शित करने और डॉक्यूमेंट या सिलेक्टेड टेक्स्ट में स्पेलिंग ऑफ ग्रामर की जांच करने के लिए शॉर्टकट की F7। जी हाँ, F7 जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कई बार क्वेश्चन, ये जितने भी क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर पेपर में आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो F7 है स्पेलिंग चेक करने के लिए। देखिए वर्ड स्पेलिंग और ग्रामर जांच करने के लिए एडिट टेक्स्ट पैन खोलने का एक तेज तरीका प्रदान करता है। मतलब F7 से क्या होता है, स्पेलिंग आप कुछ गलत करते हैं तो वहां पर रेड कलर का, जैसे आप लिखोगे ना BSF, आपने BSF लिख दिया, ठीक है, BSF लिख दिया और ये कहीं पर एवरीवेयर है नहीं, तो यहां पर एक रेड वो आ जाएगा, इसके नीचे अंडरलाइन हो जाएगी रेड। F7 चेक करोगे तो वहां पर सारी एप्लीकेशन इसके से संबंधित जितनी भी ग्रामर से रिलेटेड है वो वहां पर खुल जाएगी, आप उसको सही कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। F7 बेसिकली वही है। आगे बात करते हैं कि जो सूची है उनका मिलान करना है। ये सूची 1 है, ये सूची 2 है। 1 से 2 को मिलान करना है कि कौन सा इसमें सही है। पहला है इंटरनेट सेवा, सर्विस ऑफ इंटरनेट, कौन सा सही होगा? वेब ब्राउजर, ईमेल, क्लाउड सॉफ्टवेयर, वेब सर्च इंजन, इनमें से कौन सा सही है? ये आपके 4 ऑप्शन हैं। पहला दूसरे से मिलेगा, दूसरा तीसरे से मिलेगा, तीसरा चौथे से मिलेगा, चौथा पहले से मिलेगा। इस तरह से आपको इसका आंसर देना है। बताइए क्या होगा इसका? इंटरनेट सेवा। ये आपको 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, इसका आपको आंसर जो है मेरे को कमेंट्स बॉक्स में लिख के देना है कि इसका क्या आंसर है। इसको मैं नहीं करा रहा हूं, ये आपका होमवर्क के तौर पे हो गया। आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप भाई BSF हेड कांस्टेबल मिनिस्टर बनने वाले हैं, एग्जाम देने वाले हैं। तो इसका आप मुझे आंसर बताएंगे कि इसका आंसर क्या है कमेंट्स में। पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा या चौथा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका मैंने थोड़ा सा डिटेल दिया है कि डिटेल इसका वेब ब्राउजर क्या होता है, ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर क्या होता है। इसका मैं टोटल PDF बना के आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगा। टेलीग्राम का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी अपडेट आता है वहां पे मैं डाल दूंगा, ठीक है। ये इसकी डिटेल है थोड़ी सी। आगे बात करते हैं विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के तारीख और समय कहाँ स्थित होता है। आपको बताना है कि जो विंडो 10 में, विंडो सॉफ्टवेयर में, ऑपरेटिंग सिस्टम में तारीख और समय कहां पर होता है। टैग एक होता है, ये इसमें बताना है माई डॉक्यूमेंट्स में होता है, टास्क बार में होता है, रिसाइकिल बिन में होता है, माई कंप्यूटर में होता है। कहां पर होता है उसका आंसर आपको देना है। 4 ऑप्शन आपके सामने ये लिखे हुए हैं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका टास्क बार में हो जाएगा। माई डॉक्यूमेंट्स क्या होता है? ये एक फोल्डर होता है, ये फोल्डर होता है, इसमें कोई भी सामान अपना जो यूजर करता होता है पर्सनल डाटा रखता है इसमें माई डॉक्यूमेंट्स में। उसके बाद रिसाइकिल बिन में क्या होता है? जो भी आप डिलीट करते हैं सामग्री वो जाती है किसमें? आप डायरेक्टली रिसाइकिल बिन में। माई कंप्यूटर क्या होता है? जब आप कंट्रोल E करते हैं, कंट्रोल E शॉर्टकट की है। आप बताइए कंट्रोल E से क्या होता है? देखिए कंट्रोल E से क्या है? कंट्रोल+E, ये डायरेक्ट आपको माई कंप्यूटर पर लेके चला जाएगा।
ये डायरेक्ट आपको माई कंप्यूटर पे लेके चला जाएगा। माई कंप्यूटर, तो यहाँ पर कौन सा बचा, एक टास्क बार का बचा, और ये आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में बताइए। और देखिए ये जो टास्क बार होता है वो ये होता है यहाँ पर, इसको क्या बोलते हैं, टास्क बार बोलते हैं इसको। यहाँ पर विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में तारीख तथा समय टास्क बार में स्थित होता है। ये जो नीचे वाली होती है ना, इसको हम टास्क बार बोलते हैं। आगे टास्क बार राइट क्लिक कीजिए और प्रॉपर्टी का चयन कीजिए। टास्क बार के टैब ऊपर छोटे टास्क बार बटन का उपयोग किया जाता है। अप्लाई, ये सब कुछ डिटेल से दिया हुआ है। ये मैंने पिक्चर दी है कि ये नीचे जो होता है ये सब टास्क बार के कैटेगरी में यहाँ पर शो किया जाता है। आगे देखते हैं, टास्क बार का यहाँ पे लिखा भी है। रिसाइकिल बिन क्या होती है, माई कंप्यूटर क्या होता है, ये डिटेल से दिया है। टेलीग्राम पे मैं इसको सबको PDF बना के वहाँ पर डाल दूंगा। आगे देखते हैं, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदल देता है उसे क्या कहते हैं, बताइएगा। एक कंप्यूटर जो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदल देता है उसको क्या कहते हैं। अगर आप कर सकते हैं तो मैं इसको भी होमवर्क बता देता हूं। बताइए इसको क्या घर से करेंगे या मैं बता दूं। चलिए मैं हिंट दे देता हूं, डिटेल से नहीं बताता। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, ए, यहाँ पर C, A, B या D, ये 4 ऑप्शन में से आपको राइट आंसर बताना है क्या है। आपको मैं बता देता हूँ, C जो ऑप्शन है इसका राइट आंसर है। इसके बारे में डिटेल से देखिएगा कि क्या कुछ है, बताने को मैं बता दूंगा, लेकिन आपको भी थोड़ी सी मेहनत करनी बनती है। आगे देखते हैं, आगे क्या है। देखिए ये बताना है कि ये जो आइकन है ये आपको क्या दर्शा रहे हैं, आपको क्या दर्शा रहे हैं, कैसे दर्शा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, और डी वाले का मतलब क्या है, ये आपको बताना है। इंडेंट को बाई ओर शिफ्ट करना, फ़ॉन्ट का रंग बदलना, संख्या सूची, बुलेट सूची, आपको बताना है, मेल करना है कि ये 1 2 3 किसको इनमें से कौन सा है, ये वाला कौन सा है, ये वाला कौन सा है, या ये वाला कौन सा है। आप बताएंगे कमेंट्स करके, और लास्ट में बता के जाएंगे कि आपका जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं कितने आपके सही हुए हैं और क्या कुछ सीखने को मिला है। क्या इस तरह की वीडियो जो है आपकी कंटिन्यू रहनी चाहिए, आपको क्या कुछ सीखने को मिल रहा है। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइए। ऐसे ही BSF या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड मैं डाटा ये जानकारी देता रहता हूँ। तो देखिए यहाँ पर आपको बुलेट दिख रही है, ये वाली बुलेट देख रही है, इन्हीं से पकड़ लीजिएगा। बुलेट कहाँ पर, बुलेट सूची, ये इसमें आ जाएगा। यहाँ पर ये कलर वाला है, नीचे है ना कलर वाला, फ़ॉन्ट का रंग बदलना, ये इसमें आ जाएगा। उसके बाद 1 2 3 ये आ जाएगा संख्या सूची में, और ये जो है ये बोल रहा है। ठीक है, इस तरह से हो गया। मतलब C का चौथा इसमें किस में है, C का चौथा, इसका मतलब यही है एक आंसर, क्योंकि C का चौथा ये बन रहा है, पहले का तीसरा है, पहले का तीसरा हो गया, B का आपका पहला हो गया, B का पहला हो गया, D का चौथा हो गया, D का दूसरा हो गया। तो ये हो गया चौथा जो ऑप्शन है आपका, वो राइट आंसर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है आगे बात करते हैं, एक प्रकार की मेमोरी जो कंप्यूटर स्टार्टअप रूटीन को धारण करती है क्या कहते हैं। एक प्रकार की मेमोरी जो कंप्यूटर स्टार्टअप रूटीन को धारण करती है उसको क्या कहते हैं। पहला है कैश, रैम, DRAM और रोम, ये 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको राइट आंसर बताना होगा। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं BSF हेड कांस्टेबल मिनिस्टर से लेकर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर बताऊंगा, एक बार आप जरूर करके इनको कंसीडर कीजिएगा। ऑप्शन है कैश, रैम, DRAM, रोम, ये आपको बताना है। आगे बात बढ़ते हैं, हाँ बताइएगा कौन सा है इसमें जो कंप्यूटर स्टार्टअप रूटीन को धारण करती है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा रोम, रीड एंड ओनली मेमोरी। क्या होती है, रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। इसमें क्या होता है, ये होता है रीड ओनली मेमोरी, ये होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसमें क्या है, आप लाइट भी चली जाएगी तब भी ये जितना भी डाटा इसके पास है वो ये संग्रहित रखता है। रोम जो है रीड ओनली मेमोरी, मतलब इसको आप रीड कर सकते हैं, इसमें एडिट नहीं कर सकते। रैंडम एक्सेस मेमोरी में लाइट चली जाती है, सारा डाटा उड़ जाएगा। उसके साथ साथ ये परमानेंट नहीं है, ये आपकी परमानेंट है, इसमें रीड और राइट दोनों कर सकते हैं, इसमें ओनली रीड ही करते हैं। इसके बारे में मैं थोड़ा सा जानकारी दे दूं। जो रोम होता है, रोम का पूर्ण रूप रीड ओनली मेमोरी है। रोम की बात चली, स्टोरेज डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ किया जाता है। रोम में संग्रहित डेटा केवल पढ़ा जा सकता है। जैसे मैंने बोला रीड ओनली मेमोरी, तो मतलब इसको पढ़ ही सकते हैं, बाकी इसमें आप कुछ नहीं कर सकते।
रोम का उपयोग फर्मवेयर अपडेट के लिए किया जाता है, जिसका अर्थ है कि इसमें कंप्यूटर्स के संचालित होने पर क्या होना चाहिए, इसके लिए बुनियादी निर्देश हैं। रोम में फर्मवेयर या बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम के रूप में भी जाना जाता है। रोम गैर परिवर्तनशील भंडार है, जिसका अर्थ है कि बिजली बंद हो जाने पर भी सूचना को बनाए रखता है। जैसे मैंने बोला, उसमें जितना भी डाटा होता है, अगर आपका लाइट कनेक्टिविटी चली गई तो जितना भी डाटा है वो सेव रहेगा। बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये आपका रोम से और रैम से, इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डी रोम से भी एक बार पूछ लेते हैं, उसको भी आप देख के जाना। रोम बायोस चिप पर स्थित है, जिसे मदरबोर्ड में प्लग किया जा गया है। रोम आपके कंप्यूटर को बूट करने या शुरू करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, बनता भी है कि कंप्यूटर को बूट करने या शुरू करने के लिए एक महत्वपूर्ण जो डिवाइस है, जो भूमिका निभाता है, वो कौन है? तो रोम ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, एक क्वेश्चन के अंदर जितने भी पॉइंट बन सकते हैं वो सभी बनाने की मैंने कोशिश की है, आपको डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। आगे बढ़ते हैं। इसके साथ साथ जो आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी है, जो आपकी रैम है, उसके बारे में आप थोड़ी सी जानकारी लेके चले जाइए। यह मेमोरी रोम के विपरीत डेटा के पढ़ने के साथ साथ लिखने की अनुमति देता है। मतलब ये मान के चलिए ये एक दूसरे के पूरक हैं, रैम और रोम। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे पढ़ लिख सकते हैं। यहाँ पर लाइट जाने के बाद भी डेटा आपका सेव रहेगा, यहाँ पर डेटा नहीं रहेगा। ये दोनों ही ये आपकी स्टोरेज डिवाइस हैं। उसके बाद यह परिवर्तनशील भंडार है, क्योंकि बिजली बंद होने पर सामग्री खो जाएगी। यदि आप बाद में उपयोग के लिए डेटा संग्रहित करना चाहते हैं तो आपको सभी सामग्रियों को द्वितीय संग्रहण डिवाइस के में स्थानांतरित करना होगा। मतलब इसका डाटा आपको सेव करने के लिए दूसरी एक सेकंड हार्ड डिस्क या हार्ड ड्राइव या स्टोरेज डिवाइस आपको लगानी पड़ेगी। उसके बाद डी रैम जो होता है, उसके डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसको आप शॉर्ट जो है आप इसको देख लीजिएगा। डी रैम जो है, इसकी शॉर्टकट की क्या होती है? डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये भी कई बार पूछा जाता है। क्या है? यह एक प्रकार की सेमीकंडक्टर मेमोरी है जो आमतौर पर कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा कार्य करने के लिए आवश्यक डेटा या प्रोग्राम कोड के लिए उपयोग किया जाता है। डी रैम एक सामान्य प्रकार की रैंडम एक्सेस मेमोरी है जिसका उपयोग पर्सनल कंप्यूटर, वर्कशीट और सर्वर में किया जाता है। ये इसकी शॉर्टकट की जरूर देख लेना, बहुत बार आती है, बहुत बार पूछा जाता है। ये इसका ब्रीफ है। ये मैंने रैम, रोम, डी रोम सभी के बारे में बता दिया, शॉर्टकट ट्रिक के बारे में बता दिया, MS वर्ड के बारे में बता दिया। आगे देखते हैं आगे कौन से क्वेश्चन आपके होने वाले हैं। पहली पीढ़ी से चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में उपयोग किए जाने वाले निम्नलिखित A से Z तक का सही क्रम क्या होगा? सही क्रम क्या होगा? पहली पीढ़ी से चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग की जाने वाली निम्नलिखित प्रौद्योगिकियों का सही क्रम क्या होगा? देखिए, इंटीग्रेटेड सर्किट, माइक्रो प्रोसेसर, ट्रांजिट और वैक्यूम ट्यूब। किस तरह से ये प्रयोग किए गए थे पीढ़ी दर पीढ़ी, उसके बारे में आपको बताना है। DCAB ये आपके 4 ऑप्शन है, इसमें से आप मुझे बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। कमेंट्स करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या आपको लगता है कि क्या होगा। देखिए, इसका क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसके डिटेल में मैं आपको बता सकता हूं कि किस तरह से ये रहने वाली है। इसको आप गूगल पे भी डालेंगे तो आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं। थोड़ा सा सर्च कीजिए, थोड़ा सा जानकारी बढ़ाइए अपनी भी। इसमें मैं डिटेल से बता देता हूं। वैक्यूम ट्यूब, देखिए पहली पीढ़ी के जो थे, पहली पीढ़ी के कितने से कब तक थे? 1940 से लेकर 1950 तक थे पहली वाले। और उसमें क्या था? वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में विद्युत धारा के प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। वे बड़े थे, गर्मी पैदा करते थे, बहुत अधिक बिजली की खपत होती थी। इस युग में उदाहरण कंप्यूटर एनिक और यूनिवैक शामिल थे। ठीक है, ये 2 कंप्यूटर थे। अगर कोई पूछे एनिक और यूनिवैक ये 2 कंप्यूटर थे। कौन से? 1940 से 1950 वैक्यूम ट्यूब थी और प्रथम पहली पीढ़ी के कंप्यूटर थे। तो इसमें से कौन कौन से पॉइंट निकले हैं कि फर्स्ट पीढ़ी के जो फर्स्ट जनरेशन थी, फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज हुआ था? तो हुआ था आपका वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब आपका यूज हुआ था। दूसरी बात, ये गर्मी बहुत पैदा करते थे, इलेक्ट्रिक ज़्यादा लेते थे। और दो कंप्यूटर थे आपके, यूनिवैक और आपका
यूनिएक आपका थे। दूसरी जो पीढ़ी थी 1950 से लेकर 1960 तक के दशक की थी, उसमें क्या था, ट्रांजिस्टर वहाँ पर यूज होने लगा था। इसमें क्या था, कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर ने वैक्यूम ट्यूब का स्थान ले लिया। वे अर्धचालक सामग्री मुख्य रूप से सिलिकॉन से बने होते थे। ये कई बार पूछा गया था कि ये किससे बने होते हैं, सिलिकॉन से बने होते हैं ट्रांजिस्टर। कंप्यूटर के भौतिक आकार को काफ़ी कम कर देते हैं। इस युग के उदाहरण कंप्यूटर IBM 1401, CDC 1604, ये इसके उदाहरण रहने वाले हैं। कोई भी पूछे यहाँ से आप नोट कर सकते हैं, आप अपने नोट्स बना सकते हैं। मतलब ऐसे ही सेशन ये अच्छा लगे तो मुझे बताइएगा, मोटिवेट कीजिएगा, क्योंकि कल को मुझे फिर बनाना पड़ेगा। लेकिन आप अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर मैं भी डिमोटिवेट हो जाऊंगा, मेरे पास और बहुत सारे काम हैं तो उसको करने लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर लगेगा कि हाँ बच्चों को इस सेशन से फ़ायदा हो रहा है तो मुझे भी लगेगा कि यार मुझे आपकी हेल्प करके अच्छा ही फील होगा, तो बताइएगा कि एक सेशन किस तरह से चल रहा है। जो तीसरी कैटेगरी होती है, जब आप देखेंगे 1960 से लेकर 1970 वाली जो पीढ़ी थी उसमें इंटीग्रेटेड सर्किट चिप लगने लगा था। इसमें क्या है, IC इंटीग्रेटेड सर्किट ने एक ही सिलिकॉन चिप पर सैकड़ों से हजारों ट्रांजिस्टर को शामिल करके कंप्यूटर प्रौद्योगिकी को और छोटा, मतलब उसकी जो साइज है और छोटा कर दिया। व्यवसाय को लेकर कंप्यूटर अत्यधिक सुलभ हो गए और व्यक्तिगत कंप्यूटर की अवधारणा उभरने लगी। मतलब सबकी जरूरत होने लगी कंप्यूटर का, क्योंकि जो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर थे उसमें आपको इंटीग्रेटेड IC मतलब वहां पर लगने लगी थी। इस युग के उदाहरण कंप्यूटर IBM 360 और PDP-8 हैं। ये इनके जो कंप्यूटर है ना कि ये किस युग का है, ये पूछ लेगा तो आप बोलेंगे ये सवाल ये तो 3rd जनरेशन का है, हमने पढ़ा था, पंकज फौजी स्टडी ग्रुप चैनल पर पढ़ा था। आपसे पूछेगा PDA कौन सा का, 3rd जनरेशन का, हमें पता है। 3rd जनरेशन में क्या यूज हुआ था इंटीग्रेटेड सर्किट चिप यूज हुआ था। इससे पहले मैंने क्या बताया कि पहली में क्या हुआ था, वैक्यूम ट्यूब यूज हुआ था। दूसरे में क्या होता, कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर हुआ था। ट्रांजिस्टर में क्या यूज करते थे, सिलिकॉन यूज करते थे। तो क्वेश्चन बनाने को तो बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, आप नोट करते चले जाइए कि देखिए मैंने इस छोटी सी वीडियो में आपको बहुत सारे क्वेश्चन करा रहा हूं, मैं इसमें सब कुछ डिटेल से बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब बात करते हैं माइक्रो प्रोसेसर। ये कब से आया, चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर है, ये आया और 1970 से लेकर अभी तक यही चल रहा है। माइक्रो प्रोसेसर यही चल रहा है, अभी वर्तमान में भी यही है। माइक्रो प्रोसेसर के आविष्कार जो हुआ था, एक चिप पर संपूर्ण कंप्यूटेशन इंजन। माइक्रो प्रोसेसर के आविष्कार, एक चिप पर एक संपूर्ण कंप्यूटेशन इंजन ने चौथी पीढ़ी की शुरुआत को चिन्हित किया। इस युग के पर्सनल कंप्यूटर की शुरुआत हुई और कंप्यूटर की पहचान और कार्यरक्षा के बड़े पैमाने पर विस्तार देखा गया। उदाहरणतः कंप्यूटर उपकरणों में एप्पल सेकंड, IBM PC और आधुनिक स्मार्टफोन और टैबलेट शामिल हैं। तो ये डिटेल मैंने आपको बता दी है, इसको आप एक बार पढ़ के लिख के जरूर जाइएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका डेस्कटॉप। ये मेल मिलाना है आपका, ठीक है, मैच करना है। किस तरह से है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर, डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, इन्फोरेस इंजन, डेटाबेस सॉफ्टवेयर। आपको बताना इसमें कौन सा सही है। नीचे दिए विकल्पों में से सही उत्तर आपको चुनना है। इसका राइट आंसर बताएंगे कि राइट आंसर क्या होगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्या वीडियो सही अच्छी आपके लिए हितैषी कुछ सीखने को मिल रहा है। हम इस वीडियो कोई भी हमने बकवास नहीं की है, आपके पॉइंट टू पॉइंट मतलब जितने भी क्वेश्चन थे उसी से रिलेटेड हमने जो भी डाटा है वो आपको प्रेजेंट किया है। डिटेल में बता देता हूं, आपके पास ये 4 ऑप्शन है। देखिए, डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, इन्फ्लुएंस इंजन, डेटाबेस सॉफ्टवेयर। बताइए क्या कुछ है और कैसे होता है, इसका नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं। इसके बारे में बता दूं, देखिए जो आपका ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर 1 में डेस्कटॉप पब्लिकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग टेक्स्ट और छवि के लेआउट के साथ दस्तावेज बनाने के लिए किया जाए, जैसे पत्रकारिता, पोस्टर इत्यादि। इस प्रकार सबसे उपयुक्त मेल फॉर एक पत्रकारिता का निर्माण करना है। तो ये ऑप्शन नंबर 1 का हो गया। दूसरा है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग, स्लाइड शो जो होता है, स्लाइड शो प्रेजेंटेशन जो बनता है, PPT बनती हैं वो इसी में बनती हैं। स्लाइड शो निर्माण के लिए किया जाता है जिसमें टेक्स्ट, छवि और मल्टीमीडिया तत्व शामिल हो जाते हैं, जिसमें थर्ड मल्टीमीडिया स्लाइड शो का निर्माण सही मिलान होता है।
ठीक है। तीसरा है आपका इंश्योरेंस इंजन मानव विशेषज्ञों की दक्षता। यहां से आपको आंसर मिल जाएगा, सब कुछ दिया हुआ है यहां पर। अगर आप चाहेंगे तो यहां से भी आप चेक करके यहां पर ऑप्शन लगा सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैंने यहां पर डिस्क्राइब अच्छे से किया है। ऑप्शन नंबर ए में क्या था, डेस्कटॉप पब्लिशर क्या है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर क्या है, उसके बाद आपका है इंजन मानव की क्या है, डेटाबेस सॉफ्टवेयर क्या है, सब कुछ चारों ऑप्शन थे, चारों को डिस्क्राइब किया है अच्छे से। आप यहां से भी आप लगा सकते हैं। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। तो मैंने आपके टाइम में 3 क्वेश्चन दिए हैं और इसमें आप चाहेंगे तो ढेरों क्वेश्चन बन जाएंगे, बड़े अच्छे से बन जाएंगे। कल फिर मैं वीडियो लेके आऊंगा। आप क्या चाहते हैं कि आपको मैं कंप्यूटर की क्लासेस चलती रहे, मैथ की चले, मैथ के मॉक टेस्ट लेके आऊँ आपको, या न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड रीजनिंग, किस किस के चाहते हैं कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आप टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर मैं अपडेट करता रहूँगा और ये सारी PDF PPT जितनी भी बनाता हूँ वहाँ पे मैं डाल दूंगा, जिससे कि आपकी नोट्स बनाने या दूसरी तरह की सहूलियत हो जाए। तीसरी चीज़, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा जितना ज़्यादा हो सके अपने ग्रुप में, जिससे कि बच्चों को और मोटिवेट मिले। और हमने कोई भी आपके कंसर्न को लेकर मैं बहुत ज़्यादा चिंतित हूँ कि भाई आपको एक नौकरी होनी चाहिए। तो इस सेशन को इतना ही रखते हैं, यहीं पर हम अपनी ब्रांड देते हैं। तो चलिए, आपकी तैयारी अच्छी चलेगी, आप सिलेक्शन की तरफ अग्रसित रहेंगे, इसी के शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।